साधुपुर नाम के गांव में सिंदूर नाम का एक लड़का रहता था। वह देखने में बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी एक आदत खराब थी कि वह खाना खराब करता था। वह ज्यादा खाना लेकर खाना फेंक देता था। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। वह घर जमाई बन गया। उसके ससुर ने उसको तिजोरी की चाबी और बाकी सभी जिम्मेदारी सौंप दी और बोले, मैं अभी तक अच्छे से कारोबार चलाता आया हूँ। अब तुम्हें इन सब को कारोबार की जिम्मेदारी को निभाते हुए कारोबार चलाना है। सिंदूर ने अपनी ससुर की बातों को कबूल किया। सिंदूर इसके बाद अपने पत्नी को बार बार कभी खाना, कभी चाय और कभी नाश्ता करवाते सताते रहता था। अब उसकी ससुर को इसके बारे में पता चला तो वह सिंदूर को बोले, तुम्हें दिन भर में जो चाहिए एक बार में क्यों नहीं बोल देते? तो सिंदूर उदासी से कहता है, मैं तो एक साथ बोलता हूँ, लेकिन वो कम पड़ जाता है। सिंदूर के ससुर ने इसके बाद पकाया हुआ खाना कहाँ जाता है इसकी पता लगाने के लिए रसोई में थोड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन रसोई में देखने पर उनको पता चला कि सिंदूर की मांग के अनुसार ज्यादा खाना बनता और वह पूरा न खाने की वजह से बहुत सारा खाना फ्रिज में पड़ा रहता था। इसको देख के चिंतित ससुर सिंदूर को खाने की अहमियत के बारे में सिखाने की ठान ली। एक दिन उन्होंने सिंदूर को बुलाकर कहा, हमारे पहले वाले नौकर के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहाँ जाना है, क्या तुम भी चलोगे? सिंदूर भी अपने ससुर के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अपने नौकर की बस्ती में जाकर सिंदूर के ससुर ने कहा, मैं अभी रास्ता पूछ कर आता हूँ। इसके बाद सिंदूर वहीं खड़ा रहा। सिंदूर ने एक घर के अंदर झांक कर देखा तो एक छोटा बच्चा भूख के कारण रो रहा था। उसकी माँ ने अपने अनाज के सारे डिब्बे बर्तन देखे, लेकिन वो खाली थे। यह देखकर सिंदूर को रोना आ गया। कुछ देर बाद उसके ससुर आए और उसको अपने नौकर के घर लेकर गए। नौकर के घर जाने पर उसका लड़का बीमार लेटा हुआ था। जब सिंदूर के ससुर ने बीमारी का कारण पूछा तो नौकर ने कहा, ये घर से बचा हुआ भोजन लेकर खाया था, लेकिन उसको नहीं पता था कि वह खाना खराब था। उसको खा के बेटे की तबीयत खराब हो गई है। यह कहकर वह रोने लगा। कुछ देर के बाद सिंदूर और उसके ससुर अपने घर आ गए। घर आने पर सिंदूर अपनी ससुर के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए आंख में पानी भर लेता है। जब उसकी ससुर ने कारण पूछा तो सिंदूर कहता है, मैं खाने को कितना बर्बाद करता था और किसी को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। अब के बाद मैं खाने को कभी बर्बाद नहीं करूँगा। सिंदूर को खाने की कीमत महसूस होने पर उसके ससुर खुश हो जाते हैं और सिंदूर ससुर से कहता है, हमें अन्न को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके प्रायश्चित के लिए मैं अपनी हैसियत के हिसाब से हर दिन अन्नदान का बीड़ा उठाता हूँ। कहते हुए प्रसन्नता से अपने घर के पास के मंदिर जाके अन्नदान पे जुट जाता है। सेठ जी, ये देखिए मेरे दिए, मेरे पास अभी 200 दिए हैं। पूरे जंगल में कोई भी नहीं बनाता है। तुमने तो कमाल ही कर दिया। श्यामपुर के गांव में पीलू चिड़िया अपने पिता टिल्लू के साथ रहा करती थी। टिल्लू किराना दुकान में काम किया करता था और जब भी दिवाली का मौसम आता तो वो सुंदर सुंदर मिट्टी के दिए बनाकर बेचता था। इस तरह दिवाली में दिए बनाकर बेचने से टिल्लू की ऊपरी कमाई हो जाती थी। एक बार ऐसे ही दिवाली का त्योहार आता है और टिल्लू की तबीयत खराब हो जाती है। वो घर में जब दिए बना रहा होता है तब उसे चक्कर आ जाता है और वो जोर से जमीन पर गिर जाता है। इस पर पीलू आकर उससे कहती है, पिताजी आपकी तबीयत खराब है, आप आराम कीजिए, अब आप दिए मत बनाइए। अरे बेटी, अभी तो दिवाली का त्योहार है, अगर मैं दिए नहीं बनाऊंगा
तो मेरी ऊपरी कमाई कैसे होगी? फिर तेरी शादी के लिए भी तो पैसे जोड़ने हैं कि नहीं? पिताजी आप दवाई खाकर आराम कीजिए, मैं दिए बना लूंगी और उन्हें बेच दूंगी। अरे पीलू, तू क्या क्या करेगी? घर का काम करेगी, दिए बनाएगी, और फिर तेरी परीक्षा भी तो पास में है। तू उसकी पढ़ाई कब करेगी? तुझे पढ़ लिख कर शहर में भी तो जाना है। पिताजी आप ज्यादा सोचिए मत, दवाई खाइए और आराम कीजिए। अच्छा, जैसा तू बोले। फिर पीलू अपने पिताजी को दवाई दे देती है और जब वो सोने लगता है तब पीलू दिए बनाने लगती है। लेकिन पीलू ना सिर्फ दिए बनाती है बल्कि उनमें सुंदर सी पेंटिंग भी कर देती है। इससे उसके दिए और भी सुंदर लगने लगते हैं। अगले दिन पीलू दियों को ले जाकर बाजार में बेचने के लिए जाती है। दिए ले लो, दिए, सुंदर सुंदर दिए, दिवाली के दिए, सुंदर सुंदर दिए, रंग बिरंगे पेंटिंग वाले दिए। पीलू के पास बबली चिड़िया आती है। पीलू, ये दिए तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, महंगे हैं क्या? अरे नहीं बबली जी, आपके घर की शान में 4 चांद लगा देंगे और ये महंगे भी नहीं हैं। अच्छा बता, कितने के हैं ये दिए? बबली मैम, ये 20 रुपए के 4 दिए हैं, बताइए आपको कितने दूं? फिर बबली दिए लेकर वहाँ से चली जाती है। हरिया काका पीलू की दुकान में आते हैं। अरे पीलू, ये दिए तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। हाँ हरिया काका, ये आपके बंगले की शान बढ़ाएंगे, इन्हें आप ले जाइए। हाँ, ऐसे दिए तो मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं देखे, ये तो बहुत सुंदर हैं। इस तरह से पीलू के पूरे दिए उस दिन बिक जाते हैं और वो खुशी खुशी घर आती है। इसके बाद पीलू अपने पिताजी को उस दिन की कमाई दिखाती है। उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, अरे वाह पीलू, तूने तो कमाल ही कर दिया, तेरे दिए वाकई में बहुत सुंदर हैं। चल अब तू भोजन कर ले, दिन भर से तू थक गई होगी। फिर पीलू भोजन करके वापस से दिए बनाने में जुट जाती है। अगले दिन पीलू दिए लेकर उस बाजार में जाती है जहाँ पर अमीर पक्षी खरीदारी करने आया करते थे। वो वहाँ देखती है कि एक बड़ी दुकान वाला एक गरीब मजदूर को डांट रहा है। तुमको मैंने 1000 दियों का ऑर्डर दिया था, लेकिन तुमने अभी तक मुझे सिर्फ 100 ही दिए दिए हैं। अब बताओ, मेरे इतने बड़े बड़े अमीर ग्राहकों को मैं क्या जवाब दूंगा? माफ कर दीजिए सेठ जी, मैंने इस बार दिए बनाते समय मिट्टी में ज्यादा पानी डाल दिया तो मिट्टी पतली हो गई, इस वजह से मैं आपको दिए नहीं बना के दे पाया हूँ। अरे तूने मिट्टी में पानी मिलाया या पानी में मिट्टी मिला दिया है? तेरी वजह से नुकसान तो मेरा ही हुआ ना। ये सुनकर पीलू दुकान वाले के पास जाती है और कहती है, सेठ जी ये देखिए मेरे दिए, मेरे पास अभी 200 दिए हैं, अगर आप कहें तो मैं आपका ऑर्डर पूरा कर दूंगी। ये दिए पूरे जंगल में कोई भी नहीं बनाता है, ऐसे पेंटिंग वाले सुंदर दिए पूरे जंगल में कोई भी नहीं बनाता है। अरे वाह, ऐसे दिए तो अमीर लोगों को बहुत पसंद आएंगे। लेकिन चिड़िया, तुम 1000 दियों का ऑर्डर पूरा कर पाओगी? पीलू हाँ कहकर उसे 200 दिए देकर चली जाती है और घर में दिन रात मेहनत करती है और 1000 दियों का ऑर्डर पूरा करती है। 1000 दिए ले जाकर पीलू दुकान वाले को देती है। वाह पीलू चिड़िया, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुम्हारे दिए अमीर चिड़ियाओं को जरूर पसंद आएंगे, फिर अगली बार मैं तुम्हें और भी बड़ा ऑर्डर दूंगा। इस तरह से पीलू रिकॉर्ड तोड़ दिए बनाती है और उसकी रिकॉर्ड तोड़ कमाई होती है। फिर पीलू अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। नारियल पानी ले लो, ताज़ा ताज़ा नारियल पानी, ठंडा ठंडा नारियल पानी। आजकल जंगल के पक्षी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तू कहीं और जाके अपनी दुकान लगा। अरे पीलू चिड़िया, हम आज से तुम्हारे से ही नारियल पानी खरीद कर पिया करेंगे। बबलू कबूतर नारियल पानी बेचकर
अपने परिवार का गुजारा किया करता था। वो सुबह सुबह नारियल पानी बेचने के लिए अपने घर से निकल जाया करता था। नारियल पानी ले लो, ठंडा ठंडा नारियल पानी ले लो, नारियल पानी ताजा ताजा नारियल पानी। अरे ओ नारियल पानी वाले भैया, जरा इधर आना, ये लो भैया, ये ताजा ताजा नारियल पानी पियो। इस तरह बबलू दिन भर घूम घूम कर नारियल पानी बेचा करता था। शाम को बबलू घर वापस आकर अपनी पत्नी पीलू को पैसे देता है। ये ले पीलू, आज की कमाई, इसमें से आधे पैसे तू अलग जमा करके रख ले, अपने बेटे की पढ़ाई के काम आएंगे। पीलू उससे कहती है, सुनिए जी, आप अपनी तबीयत का भी ख्याल रखा कीजिए, आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अरे क्या करूं पीलू, मुझे तो दिन भर मेहनत करना ही पड़ेगा ना, आखिर अपने बच्चे के भविष्य का सवाल है। इस तरह उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन बबलू जब नारियल पानी बेच रहा होता है तो उस पर बाज हमला कर देता है। उस बाज का शिकार बन जाता है। सुंदरी ये सब दूर बैठकर देख रही थी। सुंदरी पीलू के पास जाती है और उसे पूरी बात बताती है। पीलू, बहुत दुख की बात है, बबलू बाज का शिकार बन गया। ये सुनकर पीलू जोर जोर से रोने लगती है। ये आप क्या कह रही हो सुंदरी काकी, उस बाज की आखिर मेरे पति से क्या दुश्मनी थी? कई दिनों तक पीलू बबलू की याद में दुखी रहती है। एक दिन उसका बेटा उसके पास आकर कहता है, माँ इतने दिन हो गए, तुम सिर्फ रो रही हो, तुम कुछ खा पी भी नहीं रही हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जरा सोचो मेरा क्या होगा, इसलिए कुछ खा लो, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए ही कुछ खा लो। इस तरह से पीलू चिड़िया अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती है। एक दिन पीलू अपने बेटे से कहती है, बेटा तू घर में ही रहना और थोड़ा अपना ख्याल रखना, मैं नारियल पानी बेचने के लिए जा रही हूँ। माँ मैं भी तुम्हारे साथ नारियल पानी बेचने के लिए चलूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दे सकता। पीलू कहती है, नहीं बेटा, मैं तुझे अपने साथ लेकर नहीं जा सकती। पीलू किसी तरह अपने बेटे को समझाती है और फिर नारियल पानी बेचने के लिए निकल जाती है। पीलू नदी के किनारे नारियल पानी बेचने लग जाती है। नारियल पानी ले लो, ताजा ताजा नारियल पानी, ठंडा ठंडा नारियल पानी। पीलू की दुकान के बगल में कालू कौवे की दुकान रहती है। वो वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स बेचा करता था। कालू उससे कहता है, अरे पीलू, तू यहाँ पर क्या नारियल पानी बेच रही है? यहाँ पर मेरी कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान है। आजकल जंगल के पक्षी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तू कहीं और जाके अपनी दुकान लगा। पीलू कहती है, ठीक है कालू भैया, मैं कहीं और जाकर अपने नारियल पानी की दुकान लगाती हूँ। कालू सही कह रहा था। पीलू दिन भर बैठी रहती थी लेकिन उसका नारियल पानी नहीं बिकता था। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने के कारण सभी पक्षियों की तबीयत बिगड़ने लगती है। जंगल का डॉक्टर उन्हें कहता है, अरे जी, आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं उसी की वजह से आप लोगों की तबीयत इतनी खराब होती जा रही है। अगर आप लोगों को अपनी तबीयत ठीक रखनी है तो ये कोल्ड ड्रिंक बंद करके ताजा ताजा नारियल पानी पिया करो। पीलू चिड़िया अपने नारियलों के साथ उदास बैठी हुई थी। वो सोच रही थी कि अब आगे उसका क्या होगा। तभी वहाँ पर जंगल के सारे पक्षी आ जाते हैं। अरे पीलू चिड़िया, हम आज से तुम्हारे से ही नारियल पानी खरीद कर पिया करेंगे। हम आज से कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल बंद कर देंगे। अब तुम हम सबको ये ताजा ताजा मीठा नारियल पानी दो और हाँ, मलाई अलग से निकाल कर देना। पीलू कहती है, जी बिल्कुल, मैं आप लोगों को ये स्वादिष्ट नारियल पानी दूंगी, इससे आप सबका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इस तरह से पीलू और मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा नारियल पानी बेचने लगती है और उससे उसकी बहुत बढ़िया कमाई हो जाती है। अब वो अपनी बेटी को अच्छा जीवन देती है। इस तरह पीलू अब खुशी खुशी रहने लगती है। काम की तलाश में जाऊंगी, कहीं हो सकता है मुझे ही कुछ काम मिल जाए। कालू, अरे पिद्दी चिड़िया, मैं तुझे काम नहीं दे सकता, मुझे किसी और को पैसा देने में कोई मजा नहीं आता, चल तू जा यहाँ से। सुन, क्यों ना तू भी एक चाय की दुकान खोल ले। एक जंगल में बबली अपनी बहू पीलू चिड़िया और बबलू कबूतर के साथ रहा करती थी। बबलू कबूतर एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ काम करता था। उसकी बहुत अच्छी आमदनी थी, जिसके कारण उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक बार बबलू ऑफिस के लिए जा रहा था। उस समय एक बाज उस पर हमला कर देता है और उसके पैसे लूट कर ले जाता है। इस हमले से बबलू घायल हो जाता है। इस वजह से बबलू अब बिस्तर में ही पड़ा रहता है। एक दिन वो कहता है, पीलू, अब मैं अपाहिज हो गया हूँ। अपाहिज होने से तो अच्छा था
कि मैं मर ही जाता। पीलू उससे कहती है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी, मरे आपके दुश्मन, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, मैं आपका इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर से करवाऊंगी। लेकिन पीलू, उसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे, इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगी? पीलू उससे कहती है, आप पैसों की चिंता मत कीजिए जी, पैसे मैं जुटा लूंगी, आप दवाई खा लीजिए। पीलू अपने पति की बहुत अच्छे से सेवा करती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी बबलू की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं होता है। पीलू अपनी सास से कहती है, माँ जी ऐसा कब तक चलेगा, मुझसे इनकी खराब हालत देखी नहीं जाती है, हमें किसी अच्छे डॉक्टर से इनका इलाज कराना चाहिए। बबली कहती है, तू सही कह रही है बहू, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं, अब तो घर में भी राशन खत्म हो गया है, मैंने जो थोड़े पैसे बचा कर रखे थे वो भी खत्म हो गए, अब पता नहीं घर का खर्च कैसे चलेगा। पीलू अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं कल काम की तलाश में जाऊंगी, कहीं हो सकता है मुझे ही कुछ काम मिल जाए। पीलू अगले दिन काम की तलाश में निकल जाती है। वो जंगल में बहुत दूर दूर तक भटकती है, बहुत सारे पक्षियों के पास जाती है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं देता है। जब पीलू घर के लिए लौट रही होती है, तब अचानक से बहुत जोरों की बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए पीलू एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और बारिश रुकने का इंतजार करने लगती है। तभी उसे एक चाय की दुकान दिखती है। कालू कौआ गर्मा गर्म चाय बेच रहा था और बहुत से पक्षी उसकी दुकान में चाय पी रहे थे। पीलू सोचती है, क्यों ना मैं कालू कौए के यहाँ जाकर काम मांगू। ऐसा सोचकर पीलू कालू कौए की दुकान पर चली जाती है। पीलू कालू से कहती है, कालू भैया क्या आप मुझे काम देंगे, मुझे काम की बहुत जरूरत है। कालू, अरे पिद्दी चिड़िया, मैं तुझे काम नहीं दे सकता, मुझे किसी और को पैसा देने में कोई मजा नहीं आता, चल तू जा यहाँ से। इस तरह से पीलू निराश होकर वापस अपने घर लौट जाती है। पीलू निराश होकर घर के अंदर जाती है तो उसकी सास बबली उससे पूछती है, पीलू क्या हुआ, तुझे काम मिला क्या? बबलू की दवाई खत्म हो गई है, अगर तुझे पैसे मिले तो मैं उससे उसकी दवाई ले आऊंगी। पीलू रोते हुए अपनी सास से कालू कौआ और दूसरे पक्षियों के बुरे व्यवहार के बारे में बताती है। इसको सुनकर उसकी सास उससे कहती है, पीलू तू चिंता मत कर, कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छा होने के लिए ही होता है। मेरे पास एक आइडिया है, सुन, क्यों ना तू भी एक चाय की दुकान खोल ले, तेरे हाथ की बनी हुई चाय बहुत ही स्वादिष्ट होती है। पीलू कहती है, अरे वाह माँ जी, आपने ये आइडिया बहुत अच्छा दिया है, मैं कल ही अपनी चाय की दुकान खोल देती हूँ, इसमें लागत भी कम आएगी और मुनाफा भी ज्यादा होगा, फिर उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम लोग बबलू का अच्छे से अच्छा इलाज करा देंगे। फिर अगले दिन पीलू चिड़िया अपनी चाय की दुकान खोल लेती है। पीलू की चाय बहुत फेमस हो जाती है और उसके यहाँ बहुत से पक्षी आने लगते हैं। फिर पीलू अपने पति का इलाज अच्छे बड़े डॉक्टर के यहाँ करवाती है। बबलू का इलाज बहुत अच्छे से होता है और वो फिर से चलने फिरने लगता है। फिर ये परिवार बहुत हंसी खुशी रहने लगता है, बहुत मजे से आम खाने लगती है और गुठली दूसरी तरफ फेंकने लगती है। तभी गुठलियों को देखकर पीलू को एक आइडिया आता है। सोनपुर में पीलू चिड़िया अपनी माँ बुलबुली चिड़िया के साथ रहती थी। उसके पिताजी मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छे पैसे नहीं मिलते थे। इस वजह से उसकी माँ को दूसरे के घरों में काम करना पड़ता था। वो दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके अपना घर परिवार पालने लगी। एक दिन पीलू के मामा टिल्लू उसके घर आते हैं और कहते हैं, बबली बहन, मुझसे तेरी ये हालत नहीं देखी जाती, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे अच्छे से रखूंगा। बबली उसे कहती है, नहीं भाई, मैं अपने घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक बार लड़की अपने पिता के घर से ससुराल आ जाती है तो वही उसका घर रहता है। टिल्लू अपनी बहन की समझदारी देखकर बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। एक दिन बबली अपने काम से वापस घर आ रही थी। बबली चिड़िया अपने घर आती है, वो बहुत थकी हुई होती है। पीलू उसे एक गिलास पानी देती है। तभी वहाँ पर उनका मकान मालिक कड़क चंद आ जाता है। ए बबली चिड़िया, 2 महीने से तूने मेरे घर का किराया नहीं दिया, या तो किराया दे या फिर ये घर खाली कर। बबली उसे कहती है, सेठ जी आप तो जानते ही हैं कि मेरे घर की हालत कितनी खराब है, इनका कोई काम नहीं जम रहा है, मुझे जो पैसे मिलते हैं उससे सिर्फ घर खर्च चलता है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द ही आपका पूरा किराया चुका दूंगी। नहीं, मैं तेरी एक बात भी नहीं मानूंगा, तूने वैसे ही बहुत देर कर दी है, तू या तो मुझे कल की कल किराया दे
या फिर ये घर खाली कर। इस तरह कड़क उसको धमका के वहाँ से चला जाता है। कड़क सेठ की धमकी से बबली बहुत दुखी हो जाती है। बबली सोचती है अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरी तो लड़की भी है, मेरा भाई मुझे लेने आया था पर मैंने उसे मना कर दी, अब तो मैं मायके भी नहीं जा सकती। पीलू अपनी माँ से कहती है माँ तुम चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। पर उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है नहीं पीलू, गलती हमारी ही है, हमने 2 महीने से अपने मकान मालिक को किराया नहीं दिया है, वो तो घर खाली करने बोलेगा ही ना। चल अब हम दोनों मिलकर घर का सामान समेटते हैं, कल हम ये घर खाली कर देंगे। पीलू उससे पूछती है लेकिन माँ कल हम कहाँ जाएंगे? ज्यादा सवाल जवाब मत कर, कल की कल देखेंगे। दूसरे दिन बबली और उसका परिवार घर खाली कर देते हैं और वे लोग दूसरी जगह की तलाश में दिन भर उड़ते रहते हैं। सुबह से रात हो जाती है लेकिन उनको कोई भी जगह नहीं मिलती। ऐसा करते करते वे लोग जंगल के आखिरी छोर में पहुंच जाते हैं। तभी पीलू कहती है माँ देखो आम का बगीचा, देखो वहाँ पर आम के पेड़ पर कितने सुंदर सुंदर आम लगे हुए हैं, मैं जाकर कुछ आम खा लूँ। सुबह से शाम हो गई, मैंने कुछ नहीं खाई, मैं आप लोगों के लिए भी आम तोड़ कर लाती हूँ। उसकी माँ उससे कहती है बेटी तू ही जाके आम खा ले, मैं तो अभी यहीं डाल पे थोड़ी देर आराम करती हूँ। फिर पीलू आम के पेड़ के पास जाकर बहुत मजे से आम खाने लगती है और गुठली दूसरी तरफ फेंकने लगती है। तभी गुठलियों को देखकर पीलू को एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं इन गुठलियों से एक सुंदर सा घर बना लूं, ये गुठलियां खराब भी नहीं होंगी और माँ को भी अपना घर पाकर खुशी होगी। पीलू अपनी माँ के पास जाकर उससे कहती है माँ क्यों ना मैं आम की गुठलियों से घर बना लूं, हमें किसी को पैसे भी देने नहीं होंगे और हमारा घर भी आम की तरह अच्छा बन जाएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है पीलू, चल हम अभी उस आम की गुठलियों से घर बनाते हैं। इस तरह से पीलू, बबली और उसके पिताजी आम की गुठलियों का घर बना लेते हैं और जंगल के पक्षी उस अनोखे घर को देखने के लिए आते हैं। अरे वाह पीलू, तूने तो आम की गुठलियों से गजब का घर बनाया है, हमने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। हाँ हाँ बबली, तेरी बेटी देखना एक दिन बहुत आगे जाएगी, ये बहुत ही मेहनती है। इस तरह से बबली अपनी बेटी की तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। महल के सारे लोगों को बात करते हुए सुनकर राजकुमारी भी वह संत से मिलने की इच्छा प्रकट करती है। यह संत की भेष में ठगता, यह साधु कपटी है। जैसे ही मन में ये विचार आया, राजकुमारी वहाँ से भाग निकली। मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? देखो तुम्हारा हश्र मैं क्या करता हूँ। साधु ने अपने हाथ में जो त्रिशूल था उसको जोर से राजकुमारी की ओर फेंक देता है। सुंदरपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य में एक दिन एक मुसाफिर आता है जो साधु जैसे पहनावा पहना था। वह शहर के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान के लिए बैठ जाता है। कई दिनों तक वह साधु वहाँ पे बिना कुछ खाए पिए ध्यानस्थ होकर बैठा था। उस राज्य के लोगों को यह लगने लगा कि यह बाबा सच में कोई महान संत है, तो सारे उनके दर्शन के लिए आने लगे। जब यह खबर सुंदरपुर की राजा तक पहुँचती है तो वो खुद भी बाबा के दर्शन के लिए आ जाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया तो राजा का वह संत पर विश्वास भी बढ़ने लगा। तो वह संत से राजा अपने छोटी बड़ी सारी समस्याएं, सारी बातें बांटने लगा और उनकी सलाह लेने लगा और उनके रहने के लिए एक अच्छा सा कुटीर भी बनाया और 2-3 सेवक को भी लगा दिया। राजा का कोई बेटा नहीं था, मगर राजा को एक बेटी थी और राजकुमारी बहुत सुंदर थी। राजकुमारी जैसी सुंदर आसपास की कोई राज्य में नहीं थी। सुंदरपुर की राजा ने अपनी बेटी की विवाह बहुत छोटी उम्र में ही बगल वाली राज्य की राजकुमार से निश्चय कर दिया था। महल के सारे लोगों को बात करते हुए सुनकर राजकुमारी भी वह संत से मिलने की इच्छा प्रकट करती है, मगर राजकुमारी को महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। मगर एक दिन राजकुमारी को मौका मिलता है और वो सबसे नजर बचाकर साधु को मिलने चली जाती है, मगर यह संत की भेष में ठगता, वह कोई साधु नहीं था। जैसे ही वह राजकुमारी को देखता है तो वह मोह में पड़ जाता है
और राजकुमारी से विवाह करने की आलोचना करता है। राजकुमारी केवल दिखने में सुंदर नहीं थी, बहुत होशियार भी थी। उसने वो साधु की आंखों में वो लालच देखी और उसे समझ में आ गया कि यह साधु कपटी है। जैसे ही मन में ये विचार आया, राजकुमारी वहाँ से भाग निकली, मगर साधु भी उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए भागा, मगर वह पकड़ नहीं पाया। तो उसको बहुत गुस्सा आया। मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? देखो तुम्हारा हश्र मैं क्या करता हूँ। अरे ये तो साधु नहीं है, ये तो कोई कपटी है, इससे तो बचकर मुझे महल पहुँचना ही है। राजकुमारी सोचती ही रही, मगर साधु ने अपने हाथ में जो त्रिशूल था उसको जोर से राजकुमारी की ओर फेंक देता है और राजकुमारी के पैर में वो लग जाता है। अरे मेरे पैर में ये लग गया, अब मैं कैसे भागूं? मगर राजकुमारी दर्द को सहन करने की शक्ति भी रखती थी, वह बहुत हिम्मतवर थी। तो उसने उस त्रिशूल को निकाल फेंका और जैसे तैसे करके महल पहुंच गई। अरे इसको तो किसी और को नजर नहीं आना चाहिए, इस घाव को मैं खुद मरहम पट्टी करूंगी। ऐसे कहते हुए अपनी घाव पे मरहम पट्टी करती है और घबराहट से राजकुमारी रोने लगती है। दूसरे दिन राजा साधु के पास पहुंचता है तो साधु सीधे मुंह बात भी नहीं करते। तो राजा दुखी होता है और पूछता है, क्या बात है गुरुजी? मुझसे कोई भूल हो गई? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? राजन, मैं जो कहूँगा वो शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी? कहिए, क्या बात है? तो फिर सुनो राजन, इस राज्य में एक बुरी आत्मा है। अगर उसका अंत नहीं किया गया तो वो सबको खत्म कर देगी। यह सुनकर राजा के मन में घबराहट पैदा हुई और वह कहा, बुरी आत्मा कौन है वो? उसे कैसे पकड़ा जाए? यह आत्मा आपकी महल में एक सुंदर लड़की का रूप लेकर रह रही है। कल रात को ये आत्मा हमसे मिलने हमारे कुटीर पर आई थी, लेकिन जैसे ही हमने अपने त्रिशूल उसकी तरफ फेंका तो उसने अपनी असली रूप में आ गई। उसने एक भयानक रूप धारण कर लिया। अगर मैं साधु नहीं होता तो वो मुझे भी खत्म कर लेती। मगर गुरुजी, ये तो बताइए कि मैं उसे पहचानूंगा कैसे? ऐसे कहते हुए राजा अपनी चिंता प्रकट करता है। तब ये कपटी सन्यासी कहता है, उसे ढूंढो, उसके पैर पे त्रिशूल का घाव है। अपनी राज्य में डंका बजा दो, मिलते ही उसे कैद कर लो, फिर मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। यह सुनकर चिंतित राजा अपनी महल की ओर दौड़ता है और महल की कर्मचारी को बुला के कहता है कि जिसकी पैर पे त्रिशूल की निशान है उस लड़की को ढूंढने के लिए। उसके महल के नौकर और सैनिक पूरे राज्य में ढूंढते हैं, मगर उनको ऐसी कोई लड़की नहीं मिलती है। मगर आखिर में यह पता चलता है कि राजकुमारी की पैर पे त्रिशूल का निशान है और यह बात सेवक आके राजा को सुनाते हैं। यह बात सुनते ही राजा परेशान होकर साधु के पास पहुंचता है और सारी बातें साधु को कहता है और यह निवेदन करता है कि शायद साधु से कोई भूल हुआ हो। साधु को तो ये अंदाजा था, वह पहले से ही सोच कर बैठा था और राजा से कहता है, राजन, तू जिसे राजकुमारी समझ रही हो वो असल में तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम्हारी असली बेटी को पैदा होते समय एक जादूगरनी ने चुरा लिया था और उसे इस बुरी आत्मा से बदल दिया था। अब तुम पर है राजन, मेरी बात मानो या ना मानो। अगर नहीं मानोगे तो राज्य का विनाश निश्चित है। राजा को साधु पर अटूट विश्वास था, इसीलिए ज्यादा न सोचते हुए राजा ने साधु की बात मान ली और राजा अपनी बात को मान रहा है इसका भनक लगते ही साधु कहता है, एक बड़ी संदूक मेरी कुटिया में रख दो और रात होते ही किसी को भनक ना लगते हुए राजकुमारी को मेरे पास ले आओ। राजा बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे साधु ने कहा था और राजा और साधु दोनों मिलकर उस संदूक में राजकुमारी को डालकर उसको बंद कर देते हैं और रात को ही उस संदूक को नदी में बहा दिया। उसके बाद राजा महल चला गया और साधु अपने कुटीर। मगर साधु को अभी भी संतुष्टि नहीं मिली थी, क्योंकि वह खुद राजकुमारी को सजा देना चाहता था। इसलिए कुटिया में पहुँचते ही अपने 2 शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि उन्हें सपने में भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने कहा है कि नदी में तैरते हुए संदूक एक उनको मिलेगी
और उस संदूक में बहुत कीमती चीज है और इसलिए दोनों शिष्यों को कहता है कि वो तुरंत जाए और वो संदूक को ढूंढ के कुटीर में ले आए। गुरु की बात सुन के दोनों शिष्य नदी की ओर चल पड़ते हैं। अगले दिन पड़ोस की राज के राजकुमार नदी किनारे शिकार पर आए थे। अचानक राजकुमार की नजर नदी में तैरते हुए संदूक पर पड़ती है और वह सैनिकों को तुरंत वह संदूक बाहर निकालने की आदेश देते हैं। इतनी बड़ी संदूक को देख के राजकुमार को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, मगर वह संदूक को खोल के देखने की निश्चय करते हैं और खोलते हैं। जैसे ही संदूक खोलता है तो वह आश्चर्य और बढ़ जाता है, क्योंकि संदूक में बहुत सुंदर सी एक कन्या थी। इतनी सुंदर कन्या राजकुमार ने पूरी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। राजकुमारी डरते ही संदूक से बाहर आती है और राजकुमार को सब कुछ बताती है। राजकुमार भी स्वयं अपना परिचय देते हैं कि वो पड़ोस की राजकुमार है, जिसकी शादी राजकुमारी के साथ बचपन में तय हुई थी। राजकुमार राजकुमारी को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि वह तुरंत वहीं पे गांधर्व विवाह करेंगे और उन दोनों ने गांधर्व विवाह कर लिया। और सैनिकों को राजकुमार आदेश देता है कि उस पेटी में एक जंगली बंदर को बंद करके फिर से नदी में बहा दिया जाए। राजकुमार राजकुमारी के साथ अपने महल वापस चला जाता है। इधर साधु के दोनों शिष्य पेटी को नदी में तैरते हुए देखते हैं और उस संदूक को ले जाकर साधु की कुटीर में रख देते हैं। पेटी को देखकर साधु को बहुत संतोष होता है और वह दोनों शिष्यों को कहता है जब तक वो ना कहे तब तक कुटिया के अंदर ना आए और कुटिया के बाहर पहरे पे खड़े हो जाएं। फिर क्या था, साधु ने कुटिया की दरवाजा बंद किया और संदूक को खोला। पेटी से निकली हुई बंदर साधु के ऊपर कूदकर उसको बहुत सताती है। साधु चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मगर कोई कुटिया की दरवाजा नहीं खोला। इस तरह साधु को अपनी किए की सजा मिल गई।